हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 10th का मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये हो गया था हमारा। जो टॉपिक चल रहा था हमारा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म चल रहा था। क्लास 10th का चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसमें मैंने सारे पिछले लेक्चर में सारे कंसेप्ट आपको बता दिया था। आज हम बोर्ड के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो मोस्टली 10th क्लास में बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे कंपार्टमेंट के फॉर्म में पूछे जाएं, चाहे आपको फॉरेन जो CBSE का पेपर होता है उसमें पूछा जाए, या दिल्ली के सेट में आए। तो ऐसे ऑल इंडिया के पेपर्स, तो सैम्पल पेपर के क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। और दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली, ठीक, और आपका फॉरेनर हो गया, ठीक, कंपार्टमेंट के पेपर्स हो गए। तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर हैं आज हम इसको सॉल्व करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हाई डज अ कंपास नीडल, ये आपका CBSE 2005 में पूछा गया है, दिल्ली बोर्ड में 2005 में आया है, 2007 में भी आया है, 2012 में भी ये क्वेश्चन आया है, 2016 में भी आया है। व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर टू ए बार मैग्नेट। एक कंपास नीडल डिफ्लेक्टेड क्यों डिफ्लेक्ट हो जाती है जब हम इसको बार मैग्नेट के नज़दीक ले जाते हैं। ये सैंपल पेपर है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हो कि कंपास नीडल क्या है, एक स्मॉल मैग्नेट होता है। कंपास नीडल एक स्मॉल मैग्नेट है जो एक्सपीरियंस करता है फोर्स का। जब हम मैग्नेटिक फील्ड में इसको ले जाएंगे तो ये एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। तो कंपास नीडल क्या होता है, एक स्मॉल मैग्नेट होता है। जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो ये एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, इसी के कारण ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। समझ में आया? नितिन, आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। हाँ, तो कंपास नीडल क्या है? कंपास नीडल इज अ स्मॉल मैग्नेट। कंपास नीडल एक स्मॉल मैग्नेट होता है विच एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। आप ये बार मैग्नेट, जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो ये एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। इसके कारण ये, मतलब इस फोर्स के कारण, जो ये फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, इस फोर्स के कारण, ड्यू टू दिस फोर्स इट इज डिफ्लेक्टेड, मतलब इस फोर्स के कारण ये डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है दिल्ली बोर्ड में 2005 में, 2007 में, 2012 में भी पूछा गया, 2016 में भी इसको पूछा गया है। सेकंड क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म। कोई मैग्नेटिक फील्ड है किसी रीजन में, यूनिफॉर्म है, तो उसका डायग्राम बनाओ। आप कैसे आप डायग्राम से इसको शो करोगे, तो आप इसको बना सकते हो, डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आप बना सकते हो डायग्राम, ये यूनिफॉर्म्स, क्या हो गया, यूनिफॉर्म्स हो गया। समझ में आया? तो डायग्राम रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म। डायग्राम रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म। दिखाई दिया? यस सर। ये आपका, ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन आया है 1 मार्क्स का। सेकंड में, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का क्या प्रिंसिपल है? तो आपको हमने बताया था इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल। इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक मोटर किस पर मतलब वर्क करता है? तो आपको इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में हमने बताया था कि ये इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है, इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक जनरेटर बताया था ना, इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में बताया था कि एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी बताया था। ये दो टाइप के होते हैं, AC और DC। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, AC और DC मोटर। AC मोटर अल्टरनेटिंग करंट, और एक डायरेक्ट करंट मोटर DC मोटर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय यूजिंग एंड इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर से इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं।
अब इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ रूल, किस रूल पर ये बेस्ड होता है, ये भी आपको बताया था कि मैरी एम्पियर और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पर ये बेस्ड होता है। कौन कौन से रूल पर बेस्ड होता है? मैरी एम्पियर और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पर। समझ में आया? यस सर। मैरी एम्पियर और ये आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पर ये वेस्ट होता है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक मोटर्स। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ये भी आपको बताया था। इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि व्हेन ये रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जब किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस रखा जाता है, एंड ये करंट इज पास्ड, और उसमें करंट पास की जाती है, फोर्स एक्ट ऑन दी कॉइल, तो कॉइल पर फोर्स एक्ट करेगा, कॉइल पर फोर्स एक्ट करेगा, विच रोटेट्स इट कॉन्टिन्यूसली, और लगातार इसको रोटेट करेगा, विच रोटेट्स इट continuously with the rotation of the coil, the shaft attached to it also rotates. तो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड, व्हेन अ रेक्टेंगुलर, लिख रहे हो, नोट कर लो। यस सर। हाँ, व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड ए करंट इज पास्ड थ्रू इट, फोर्स एक्ट ऑन द कॉइल which rotates it continuously with the rotation of the coil, the shaft attached to it also rotates. तो व्हेन ये रेक्टेंगुलर कॉइल, जब कोई रेक्टेंगुलर कॉइल को मतलब रखा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये करंट इसमें पास की जाएगी। जब करंट पास की जाएगी तो फोर्स जो होगा कॉइल पर, जो फोर्स अप्लाई होगा वो रोटेट हो जाएगा कॉन्टिन्यूसली, लगातार रोटेट्स होता रहेगा। और इस रोटेशन से, इस कॉइल के रोटेशन से ये जो शाफ्ट है वो अटैच होता है कॉइल से, और वो भी रोटेट्स होने लगता है। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर है। तो इसको आप लिख सकते हो, एक नंबर में आया है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर के क्या प्रिंसिपल्स हैं? तो इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड, मतलब करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, electric motor works on the principle that a current carrying conductor placed perpendicular to a magnetic field experiences a force. समझ में आया? यस सर। अब इसके एक नंबर में और क्वेश्चन आए हैं, एक नंबर के अभी हम बता रहे हैं। नेम टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में दो सेफ्टी मेजर्स बताओ जो यूज किए जाते हैं, और उनके एप्लीकेशंस भी बताओ, अप्लायंसेस। तो नेम टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस, सीबीएसई में आया 2005 में, ऑल इंडिया में पूछा गया है ये। तो आप इसके आंसर लिख सकते हो कि एक तो इलेक्ट्रिक फ्यूज हो गया, और दूसरा अर्थिंग से, जो अर्थिंग वायर है वो हो गया। तो एक तो इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज किया जाता है सेफ्टी के लिए, सेफ्टी डिवाइसेस के रूप में, और दूसरा अर्थिंग वायर होता है जो आपका कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का। तो अर्थिंग वायर, अर्थिंग आर द सेफ्टी मेजर्स। अर्थिंग वायर एक होता है और एक इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है। समझ में आया? यस सर। फिर आया है आपका पांचवा क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट, एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर रेटिंग इज ऑपरेटेड इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट 220 वोल्ट, 220 वोल्ट पर, दैट हैज अ करंट रेटिंग 5 एम्पियर। अब आपको बताया था कि एक तो 15 एम्पियर की करंट मतलब दिया जाता है, जिससे हम फ्रिज, गीजर ये सब चलाते हैं हेवी डिवाइसेस के लिए घर में, और एक 5 एम्पियर की करंट दी जाती है जिस पर हम बल्ब वगैरह जलाते हैं, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ये 5 एम्पियर पर फंक्शन करते हैं। तो 220 वोल्ट हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, 220 वोल्ट डोमेस्टिक पर्पज पर यूज किया जाता है। तो घरेलू में डोमेस्टिक पर्पज पर 220 वोल्ट का वोल्टेज दिया जाता है, और करंट जो है वो 15 एम्पियर और 5 एम्पियर की मतलब दिया जाता है घरों में डोमेस्टिक पर्पज के लिए। तो 15 एम्पियर पर हम गीजर, एसी और फ्रिज, रेफ्रिजरेटर ये सारी चीज़ें हम चलाते हैं, और 5 एम्पियर पर हम ट्यूबलाइट, बल्ब इसको यूज करते हैं। 5 एम्पियर पर ये फंक्शन करते हैं, और 15 एम्पियर पर जो हेवी आपके फ्रिज, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, ये सारी चीज़ें फंक्शन करते हैं। तो दो टाइप की करंट हमारे घरों में दी जाती है, 5 एम्पियर और 15 एम्पियर की, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट का दिया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है।
तो एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट आवर पावर रेटिंग इज ऑपरेटेड इन ए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट 220 वोल्ट दैट हैज अ करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर, 5 एम्पियर की करंट दी गई। व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट, आप किस टाइप के रिजल्ट को एक्सपेक्ट करते हो, एक्सप्लेन करो। ये क्वेश्चन आपका ऑल इंडिया में भी आया, सीबीएसई में भी पूछा गया है। तो पावर आपको दे दिया गया, पावर इज इक्वल टू 2 किलोवाट आवर, पी इज इक्वल टू 2 किलोवाट आवर, ये दे दिया किलोवाट, पावर इज इक्वल टू 2 किलोवाट। और 2 किलो को वाट में चेंज करो, 2 इंटू 1000 वाट, 1 किलो वाट में 1 किलो 1 केजी वाट में 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। तो ये आपने पावर के यूनिट पढ़ा है, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये फार्मूला पढ़ा है। पावर इज इक्वल टू वी बाई आई, ये भी आपने पढ़ा है कि पी इज इक्वल टू वी आई, वी बाई आई नहीं, पी इज इक्वल टू वी आई पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट, पी इज इक्वल टू वी। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई वी हो जाएगा, पावर अपान में पोटेंशियल डिफरेंस। आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, पी क्या है, पावर। तो पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। अब वी इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, आई आर, आई आर। तो यहाँ वी की जगह हम पुट कर देंगे आई आर इंटू में आई, तो ये बन गया आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पर पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। आई को अगर चेंज करते हो तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर वी अपान आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो आई को अगर हम चेंज करेंगे तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V इंटू आई की जगह हम V अपान आर लिखेंगे, तो V स्क्वायर अपान आर हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू। तो ये सारे फार्मूले P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज, और R क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब ऑब्स्टेकल, रुकावट, जो करंट के पाथ में रुकावट आती है तो उसको हम ऑब्स्टेकल कहते हैं। ठीक, तो यहाँ P पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, आई इलेक्ट्रिक करंट हो गया, P पावर हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि पावर आपका 2 किलोवाट आवर है, 2 किलोवाट। तो यहाँ इसको वाट में चेंज करो तो 1 किलो में कितने वाट होंगे, 1 किलो में 1000 वाट होंगे, 1 किलो में 1000 वाट होंगे। तो 2 किलो में कितने होंगे, 2000 वाट हो गया, 2000 वाट, ये पावर हो गया। ठीक, और करंट दे, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट दिया गया है। अब हमें आई पता करना है, तो आई इज इक्वल टू पी बाई वी होता है, यहाँ भी आपने फार्मूला पढ़ा ना, पी इज इक्वल टू वी आई। तो पी इज इक्वल टू वी आई, तो आई इज इक्वल टू पी बाई वी हो जाएगा, यहाँ वी मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो जाएगा। अब पावर आपका 2000 हो गया, और अपान में पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट हो गया। अब हम काटेंगे, 2 से 0 काट देंगे, 2 1 जा, ऊपर 100 आ गया और नीचे 11 आ गया। अब आ गया 100 अपान में 11, 11 से हम डिवाइड करेंगे तो 11 9 जा 99, फिर यहाँ 1 बच जाएगा, 10 बनेगा, फिर 11 9 जा 99, डेसिमल लगाएंगे 0, तो 9 पॉइंट कैलकुलेशन करके कितना है, 9.09 एम्पियर, इतनी करंट आ गई। तो आई की वैल्यू 9.09 एम्पियर हो गई। समझ में आया? यस सर। अब ये आपकी करंट आ गई 9.09 एम्पियर। अब दिस shows that current flowing through the oven is more than the current rating 5 ampere, hence the fuse in the circuit melt and oven is saved from damage। यहाँ पर कहा गया कि अब ये देखो इतनी एम्पियर की करंट इसमें ओवन में फ्लो होगी, जबकि जो यूज किया गया है 5 एम्पियर की करंट यूज किया गया है, 5 एम्पियर, और ये करंट कितनी आ रही है, 9.09 एम्पियर की आ रही है। तो ओवन तो ज़्यादा ले रहा है, तो इसका मतलब वो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा स्विच आपकी। तो दिस शोज दैट करंट फ्लोइंग थ्रू द ओवन इज मोर देन द करंट रेटिंग। जो करंट रेटिंग है 5 एम्पियर है, और जो करंट फ्लो हो रही है ओवन में वो 9.09 एम्पियर आ रही है। तो 9.09 एम्पियर ये ग्रेटर है 5 एम्पियर से, 5 एम्पियर से बड़ी है ना ये 9.09 एम्पियर, 5 एम्पियर से ग्रेटर है। तो इससे क्या होगा, फ्यूज इन द सर्किट मेल्ट्स, ये जो फ्यूज होगी सर्किट में वो मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। जो फ्यूज होगी सर्किट में वो क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। और ओवन इज सेफ फ्रॉम डैमेज, और डैमेज से मतलब ओवन को बचाया जा सकता है। समझ में आया, सेव किया जा सकता है, इसीलिए सेफ्टी डिवाइस के रूप में फ्यूज लगाई जाती हैं। समझ में आया बेटा? यस सर। अब 6th क्वेश्चन आपको दिया गया, लिस्ट 3 सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के 3 सोर्सेस लिखो, उनकी लिस्ट लिखो। लिस्ट मतलब 3 सोर्सेस कौन कौन से हैं इसके बारे में बताओ। मैग्नेटिक
लिस्ट 3 सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के 3 सोर्सेस कौन कौन से हैं, तो आप मैग्नेटिक फील्ड के 3 सोर्सेस के रूप में लिख सकते हो। एक तो परमानेंट मैग्नेट हो गया, दूसरा आपका करंट कैरिंग कंडक्टर्स हो गया, और तीसरा आपका करंट कैरिंग सोलिनॉइड हो गया। तो 3 चीज़ें कौन कौन सी हो गई सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नोट किया करो। सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 3 चीज़ें कौन कौन सी हो गई। एक तो आपका परमानेंट मैग्नेट, नंबर 1 परमानेंट मैग्नेट लिखा, सोर्सेस ऑफ मैग्नेट, और दूसरा आपका करंट कैरिंग कंडक्टर। सेकंड पॉइंट आपका करंट कैरिंग कंडक्टर लिख लिया, और थर्ड आपका है करंट कैरिंग सोलिनॉइड। करंट कैरिंग सोलिनॉइड। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। हाँ, तो ये तीनों सोर्सेस हम लिख सकते हैं। एक तो करंट कैरिंग सोलिनॉइड, और दूसरा आपका करंट कैरिंग कंडक्टर्स, करंट कैरिंग सोलिनॉइड, करंट कैरिंग कंडक्टर, और परमानेंट मैग्नेट। अगला, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द फील्ड ऑफ ए मैग्नेट। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द फील्ड ऑफ ए मैग्नेट। फील्ड ऑफ ए मैग्नेट में कौन कौन सी चीजें होती हैं, फील्ड ऑफ ए मैग्नेट में कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द फील्ड ऑफ ए मैग्नेट, तो आप क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मैग्नेट कंटेन्स मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मैग्नेट कंटेन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कंटेन करता है ना मैग्नेट, जो आपका मैग्नेट है। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, उसी से पता चलता है कि कोई भी मैग्नेट कितना मतलब स्ट्रांग है और कितना वीक है। क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं पोल्स पर क्राउडेड होती हैं, तो पोल्स पर मैग्नेट की जो इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है, स्ट्रांग होता है, और मिड में कम होती हैं, इसलिए मिड में मैग्नेट क्या होता है, वीक होता है। उसकी जो कैपेसिटी है वो वीक होती है, उसकी पावर वीक होती है मिड में। और किनारों पर, पोल्स पर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इन पर ज़्यादा होती है, स्ट्रांग होता है। समझ में आया? यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मैग्नेट कंटेन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मैग्नेट कंटेन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन इट, ये लिख सकते हो। इसके बाद स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। सेकंड, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर्स ड्यू टू ए रोटेशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड। 3 चीज़ें पूछी गई हैं। स्टेट द रूल, वो रूल बताओ। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए, जिससे डायरेक्शन पता चले मैग्नेट का। एक तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना है। सेकेंड, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर्स placed in a magnetic field which is perpendicular to it. And third, current induced in a coil due to its rotation in a magnetic field. 3 चीज़ें हैं। आपको B की डायरेक्शन पता करना है, I की डायरेक्शन पता करना है, और F की डायरेक्शन पता करना है। कौन कौन सी? F की डायरेक्शंस, V की डायरेक्शन, I की डायरेक्शंस, I की डायरेक्शंस, F की डायरेक्शंस, और बी की डायरेक्शन। तो बी, आई और 3 चीजें हैं। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। और एफ क्या है? मोशन ऑफ द कंडक्टर्स। मोशन ऑफ द कंडक्टर्स। तो यहाँ बी हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और एफ क्या हो गया? फोर्स, मोशन ऑफ द कंडक्टर, या फोर्स मोशन ऑफ द कंडक्टर्स, मोशन ऑफ द कंडक्टर्स, या फोर्स कह सकते हो। और आई क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये
तीन चीजों की बी एफ आई, ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस आप मान सकते हो। ये आपका आई हो गया, ये बी हो गया और ये एफ हो गया। तो तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड किससे पता करते हैं, थंब रूल से। मैग्नेटिक फील्ड की रिएक्शंस किससे पता करते हैं, फ्लेमिंग के थंब रूल। और लेफ्ट हैंड रूल से क्या पता किया गया है, लेफ्ट हैंड रूल, मैं राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल और तीसरा थंब रूल। तीन है ना इसके फ्लेमिंग्स का। तो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल से क्या पता किया गया है, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल जो आपको पढ़ाया था, राइट हैंड रूल से क्या पता किया गया है, इंडेक्स फिंगर। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या था, आवाज आ रही है बेटा, आवाज नहीं आ रही है मेरी। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या था, जब राइट हैंड ये था ना तीनों परपेंडिकुलर, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड थी। इंडेक्स फिंगर या फोर फिंगर, ये मूवमेंट, ये आपका ये जो थंब था, थंब मूवमेंट ऑफ कंडक्टर्स था। और ये आपका ये लाइन कौन सी थी, जो मिडिल फिंगर से ये किसकी डायरेक्शंस को शो कर रही थी, करंट इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर्स। नहीं आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हम ये राइट हैंड की फर्स्ट 3 फिंगर्स को इस टाइप से मतलब फैलाएं, इस टाइप से फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं। यही तो था फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, कि हम अपने राइट हैंड की फर्स्ट 3 फिंगर्स को इस टाइप से फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स हो जाएं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स। तो अगर थंब जो है हमारा, ये किसकी डायरेक्शंस को शो करे, फोर्स की डायरेक्शंस को। और ये जो इंडेक्स फिंगर है या फोर फिंगर, तर्जनी उंगली, ये किसको शो करे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को। तो जो ये हमारा ये मतलब मिडिल फिंगर है, ये इंड्यूस्ड करंट या अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शंस को शो करेगी। यही था ना राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड में क्या था कि ये हम अपनी फर्स्ट 3 फिंगर्स को इस टाइप से फैलाएं लेफ्ट हैंड की कि ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हमने बताया था कि एक ये क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कार्टेशियन प्लेन में हम मान सकते हैं। तो अगर ये आपकी उंगली जो इंडेक्स फिंगर है या फोर फिंगर या तर्जनी उंगली, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को शो करे, मिडिल फिंगर इंड्यूस्ड करंट या अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शंस को शो करे, तो थंब विल बी इंडिकेट्स इन द डायरेक्शंस ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर, दैट इज फोर्स। इट रिप्रेजेंट इन द डायरेक्शंस ऑफ फोर्स। तो ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से सारी चीजें तो पिछले लेक्चर में बताया गया था। तो यहाँ 3 चीजें हैं। बी थंब रूल को शो करेगा, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस को थंब रूल से रिप्रेजेंट किया गया है कि हम कोई करंट कह रहे हैं कंडक्टर से। इमेजिन करो कि आपने कोई ऐसे वायर को पकड़ रखा है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो हमारी जो उंगलियां हैं ये सारी उंगलियां फ्लैप करें मैं किसकी डायरेक्शंस में, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शंस में। तो ये हमारा जो थंब है ये किसके डायरेक्शंस को शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। ये स्क्रू दे करके मैंने बताया भी था आपको कल वाले उसमें क्लासेस में। हेलो।